हेलो प्यारे बच्चों, आज हम देखने वाले हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी अर्थात डाल्टन का परमाणु मॉडल। ठीक है, जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है डाल्टन का परमाणु मॉडल। जैसे इसका नाम देख करके ऐसा लग रहा है जैसे इस थ्योरी में डाल्टन जी ने परमाणु की संरचना के बारे में बात की हो, है ना। इस थ्योरी देख के लग रहा है, एटॉमिक थ्योरी का मतलब लग रहा है जैसे एटम की संरचना की बात की हो, लेकिन इस थ्योरी में ऐसा नहीं है। इस थ्योरी में द्रव्य की संरचना की बात की जाएगी। ठीक है, तो डाल्टन जी ने इस थ्योरी में द्रव्य की संरचना के बारे में बात की है, ना कि एटम्स की संरचना के बारे में। ठीक है, जैसे कि मानिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये लिखा हुआ होता है, पहले ही क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि जो डाल्टन है, डाल्टन का जो परमाणु सिद्धांत है वो किसकी व्याख्या करता है। क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है बेटा, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत ऐसा आता है, कंपटीशन लेवल में आता है। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत किसकी व्याख्या करता है, किसकी व्याख्या करता है। नंबर 1, पदार्थ के संरचना की, पदार्थ के संरचना की, ठीक है, परमाणु की संरचना की, अणु के संरचना की, और जो तीसरा होगा, चौथा होगा बेटा, यहां लिखा होगा कोई भी नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, तो इसमें कौन सा उत्तर सही होगा यहाँ पे, पदार्थ की संरचना की। ठीक है, तो ये जो थ्योरी है पदार्थ की संरचना को एक्सप्लेन करती है, ना कि एटम की संरचना को। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है इस थ्योरी में। ठीक है ना, तो देखते हैं थ्योरी में क्या बताया गया है। थ्योरी में पहली बात ये बताई गई है, ये एक परिकल्पना है। ठीक है, उन्होंने परिकल्पना की थी पदार्थ के बारे में, पदार्थ कैसा हो सकता है इसके बारे में। उन्होंने पहला पॉइंट बताया था, पहली बार बताई थी। ठीक है, क्या बताई थी, पहले हम एक पॉइंट लिख लेते हैं कि यह थ्योरी जो है वो पदार्थ की संरचना की व्याख्या करती है, ना कि परमाणु के संरचना की। ठीक है, यह थ्योरी पदार्थ के संरचना की व्याख्या करती है, पदार्थ के संरचना की व्याख्या करती है। ठीक है बेटा, यह थ्योरी पदार्थ की संरचना, ठीक है, यह थ्योरी पदार्थ के संरचना की व्याख्या करती है। ठीक है, क्लियर हो गया, ये थ्योरी किसकी व्याख्या करती है बेटा, ये थ्योरी पदार्थ के संरचना की व्याख्या करती है। ठीक है, तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग पहला पॉइंट बताया गया है, इस थ्योरी के अनुसार बेटा पहला पॉइंट क्या बताया गया है, पहला पॉइंट यह गया है कि पदार्थ छोटे छोटे सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। ठीक है, जिन्हें परमाणु कहते हैं, जिन्हें परमाणु या एटम कहते हैं। समझ में आई। तो डाल्टन जी ने सबसे पहले परमाणु शब्द का यूज किया था। ठीक है, परमाणु शब्द का यूज सबसे पहले किसने किया था, डाल्टन जी ने बताया था कि कोई भी पदार्थ होता है वो छोटे छोटे अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। समझ में आई। तो परमाणु नाम सबसे पहले किसने लिया था, डाल्टन ने कहा था। ये किसने किया था, बाई डाल्टन। ठीक है, डाल्टन ने ऐसा कहा था कि परमाणु जो है छोटे छोटे, परमाणु नहीं, पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिनमें जो छोटे कण होते हैं उन्हें हम परमाणु कहते हैं। पहली बात तो उन्होंने ये कही थी। ठीक है, क्लियर हो गया। दूसरी बात उन्होंने कही कि ये छोटा परमाणु है, ठीक है, ये परमाणु है, ये अविभाज्य होता है, अर्थात इसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य, मतलब जिसको तोड़ा ना सके, ठीक है बेटा,
परमाणु अविभाज्य संरचना विहीन, जिसकी कोई संरचना हो, ठीक है, परमाणु अविभाज्य संरचना विहीन, ठीक है, परमाणु अविभाज्य संरचना विहीन, या लिखो परमाणु अविभाज्य, परमाणु अभाज्य तथा परमाणु अभाज्य, परमाणु अभाज्य अविनाशी, अविनाशी, अविनाशी का मतलब होता है बेटा कभी ना नष्ट होने वाला, ठीक है, कभी ना नष्ट होने वाला, कभी ना नष्ट होने वाला, ठीक है, परमाणु अविभाज्य अविनाशी अर्थात कभी ना नष्ट होने वाला और संरचना विहीन, संरचना विहीन, होता है। समझ में आई बात? इन्हें कहा जो परमाणु होता है वो अविभाज्य होता है, जिसको विभाजित हम नहीं कर सकते, इसकी कोई भी, और ये अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब इसको ना तो नष्ट किया जा सकता है, मतलब ना तो नष्ट किया जा सकता है और ना ही इसको उत्पन्न किया जा सकता है, ठीक है, इसका होता है, इसका मतलब होता है संरचना विहीन का मतलब होता है इसको ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, और ये संरचना विहीन होते, परमाणु की कोई भी संरचना नहीं होती है, ऐसा उन्होंने बताया था, जबकि ये बात इनकी बिल्कुल गलत है, क्योंकि वास्तव में ना परमाणु को देखो बेटा हम विभाजित भी कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन विभाजित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं इसको, है ना। और रहा कि अविनाशी कभी नष्ट होने वाला, तो परमाणु को विशेष कंडीशंस में हम नष्ट करके हम एनर्जी भी बनाते हैं, है ना। और लिखा संरचना विहीन, तो परमाणु की एटॉमिक स्ट्रक्चर पूरे चैप्टर हम पढ़ते हैं तो संरचना भी होती है, तो ये बात नहीं कहीं ना कहीं गलत है, लेकिन इसका महत्व बहुत है इस थ्योरी का, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो परमाणु अविभाज्य अविनाशी और संरचना विहीन होता है, मतलब अविनाशी मतलब कभी ना नष्ट होने वाला, ठीक है, अर्थात कहने का मतलब ये है, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है ना। कभी ना नष्ट होने मतलब तो यही तो हुआ बेटा, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, परमाणु को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। ठीक है, अर्थात द्रव्यमान संरक्षण का नियम इन्होंने यहाँ पे समझाया है। द्रव्यमान संरक्षण नियम ये तो है ये बात। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा? नेक्स्ट पॉइंट ये है कि ये जो परमाणु होते हैं, अब जो परमाणु की बात करने लगे, पदार्थ की संरचना समझाते, अब हम परमाणु की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। इन्होंने कहा कि परमाणु यदि किसी एक ही प्रकार के तत्वों के हों तो सभी के गुण लगभग समान होते हैं, सभी का द्रव्यमान समान होता है, साइज समान होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता रहा हूँ बेटा, सारी बातें नोट करते हुए चलेंगे एक लाइन पे ना। जैसे कंपटीशन लेवल में कहते हैं बेटा, ये कहते हैं ना बाल की खाल निकालना नहीं होता सिस्टम, वही होता है कंपटीशन में। तो कंपटीशन लेवल में एक लाइन पे क्वेश्चन बनता है, एक लाइन पे। तो एक लाइन इंपॉर्टेंट है मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है बेटा। सब कंपटीशन लेवल से पढ़ा रहा हूँ आप लोगों के लिए, 11th का तो पढ़ ही रहे हो आप, साथ ही साथ कंपटीशन की तैयारी भी आपकी चल रही है और कंपटीशन में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ सारी चीज़ें, ठीक है बेटा। तो देखो नेक्स्ट पॉइंट बताया गया है कि जो परमाणु होता है, अगर किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु, मतलब जितने भी परमाणु हो, किसी एक ही तत्व के परमाणु हो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट बताया गया बेटा, किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु द्रव्यमान व आकार में द्रव्यमान आकार क्या बेटा? काफी गुणों में, ठीक है।
काफ़ी गुण होते हैं, ठीक है। किसी एक ही तत्व के सभी परमाणु लगभग सभी भौतिक गुणों में कैसे होते हैं बेटा? भौतिक गुणों में समान होते हैं, ऐसी बात उन्होंने बताई थी। अरे कहा तो ना किसी एक ही तत्व का परमाणु है तो वो सभी के भौतिक गुण लगभग एक जैसे होंगे। जैसे एक एग्जाम्पल देकर समझा सकते हैं, जैसे किसी एक बाप के दो बेटे हैं, ठीक है, तो वे सभी भौतिक गुणधर्मों में लगभग एक जैसे हो सकते हैं। भौतिक गुणधर्मों का मतलब यह है कि जैसे इनका पढ़ना लिखना इत्यादि वगैरह। लेकिन ये बात भी इनकी कहीं ना कहीं गलत सिद्ध हुई, समझाएंगे। क्योंकि जब समस्थानिकों की खोज हो गई ना, तो क्या हुआ, समस्थानिकों की खोजों में देखा गया कि जो एक ही एलिमेंट्स के तत्व, जैसे हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1 1H2 1H3, तो तीनों के द्रव्यमान कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं, लेकिन तत्व कौन सा है? एक तत्व के 3 परमाणु हो गए। तो वो बात यहाँ पे इनकी गलत सिद्ध हो रही है, ठीक है, ये वाली बात। नेक्स्ट पॉइंट इन्होंने बताई थी, इन्होंने कहा था अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उनके भार समान नहीं हो सकते, अलग अलग ही होंगे, अर्थात उनके भौतिक जो गुण हैं वो सब अलग अलग होते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा था, ठीक है, उन्होंने कहा था बेटा भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु सामान्य गुणों में भौतिक गुणों, ठीक है, सामान्य गुणों में भिन्न भिन्न होते हैं, जैसे कि इनके द्रव्यमान अलग अलग होंगे, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उन्होंने कहा अगर एक ही तत्व के मतलब अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो सब अलग अलग टाइप के होंगे। जैसे कोई आपसे ये कहे कि अगर 4 बच्चे हैं और चारों के बाप अलग अलग हैं तो ये चारों बच्चों के जो गुण हैं वो अलग अलग होंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। लेकिन ये बेटा गलत बात है। देखो किसी के भले देखो 4 बापों की 4 औलाद हैं, तो हो सकता है उनमें से कोई 2 बच्चे ऐसे हों जिन्हें गुण लगभग समान हो, एक ही क्लास में पढ़ते हों, एक जैसी एक्टिविटी करते हों, पढ़ने में भी लगभग एक जैसे हों, तो मिल सकते हैं बाई चांस ऐसा, ठीक है। तो ये भी बात नहीं गलत सिद्ध हो जाएगी, बताएंगे अभी आपके लिए सारी चीज़ें, ठीक है। समझ में आ गया ये पॉइंट। नेक्स्ट बात बेटा देखो, इनके जो एटॉमिक मॉडल है वो लगभग दी एंड की ओर है, लेकिन इन्होंने बात बताई थी एक, इन्होंने कहा था अगर कोई भी परमाणु आपस में अभिक्रिया करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, संयोग करते हैं, तो संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं, ठीक है। इन्होंने संयुक्त परमाणु नाम दिया था। इन्होंने कहा था कि परमाणु आपस में संयोग करके या जुड़ करके, आपस में संयोग करके संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं, संयुक्त परमाणु का निर्माण करते हैं। आई बात समझ में। इन्होंने कहा था जो परमाणु होता है वो आपस में जुड़ कर क्या बनाते हैं, संयुक्त परमाणु बनाते हैं। लेकिन बेटा संयुक्त परमाणु के लिए बाद में एवोगाड्रो नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मॉलिक्यूल नाम दिया या अणु नाम दिया, ठीक है, चाहे नोट कर लिख सकते हो। बाद में एवोगाड्रो ने संयुक्त परमाणु को अणु या मॉलिक्यूल नाम दिया। समझ में आई बेटा बात, नाम दिया। तो कोई क्या है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट ऐसे है जैसे बहुत से लोग पूछने लगते हैं बेटा बताओ कि जो अणु होता है, अणु नाम सबसे पहले किसने दिया था, अणु शब्द का यूज किसने किया था? तो जो एवोगाड्रो हैं उन्होंने अणु शब्द यूज किया था सबसे पहले, और परमाणु शब्द जो है वो डाल्टन अर्थात डाल्टन ने यूज किया था। समझ में आ रहा है बेटा बात, ठीक है। अब लास्ट पॉइंट रह गए हैं। लास्ट पॉइंट ये है जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी है ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम और स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है। देखो द्रव्यमान संरक्षण का नियम आया था बीच में, मैंने कहा था परमाणु को ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है, ठीक है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम तो होता है, ठीक है।
डाल्टन की यह थ्योरी, डाल्टन की इंपॉर्टेंट बात है बेटा ये, डाल्टन की यह थ्योरी किस पे, डाल्टन की यह थ्योरी द्रव्यमान संरक्षण के नियम, द्रव्यमान संरक्षण के नियम, ठीक है, एंड स्थिर अनुपात के नियम, स्थिर अनुपात के नियम पर आधारित है, पर आधारित है। ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी, ठीक है। और द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, स्थिर अनुपात का नियम क्या होता है, ये सारे नियम आपको पढ़ाए जाएंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट है ये, डाल्टन ने क्या काम किया बेटा, जो डाल्टन थे ना, डाल्टन भैया तुम्हारे जो डाल्टन है, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी, जो एटॉमिक थ्योरी है, डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी के निष्कर्ष निकालते समय में एक न्यू थ्योरी बताई, एक न्यू थ्योरी दे डाली, ठीक है, एक न्यू थ्योरी बताई, ये बनाई, जिसे कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, गुणन अनुपात का नियम, ठीक है, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं, जिसे गुणित अनुपात का नियम कहते हैं। गुणित अनुपात का नियम क्या है बेटा, इस चैप्टर में सब आपको पढ़ाया जाएगा कि गुणित अनुपात का नियम क्या होता है, ठीक है। तो बेटा मैं इतना लिख रहा हूँ, तो बाई चांस लिखने में मिस्टेक हो जाती है, लेकिन जो समझा रहा हूँ उसको समझने की कोशिश करो, लिखने में मिस्टेक हो सकती है तो उसको इग्नोर करना, ठीक है, लिख लेना आप लोग सही से। तो ये तो थी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी। देखो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी तो वैसे बहुत बड़ी है, लेकिन आपके लिए उतना कराया जा रहा है जितना आपके कंपटीशन लेवल में आता है और जितना 11th क्लास के अकॉर्डिंग आपको कराया जाना चाहिए। मुख्य पॉइंट कराए गए हैं आपको, ये सारे पॉइंट बहुत काम के हैं, बार बार पढ़ोगे तब आपको ये क्लियर होंगे पॉइंट। और अब देखो मैं लिमिटेशंस बता रहा हूँ कि इस मॉडल की कमियाँ क्या रहीं। जब आप कमियाँ इसकी देखोगे अभी, तब आपको ये जो मॉडल पूरा है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इसके हम लिमिटेशंस देखने वाले हैं, कमियां देखने वाले हैं डाल्टन के एटॉमिक थ्योरी की लिमिटेशंस, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे लिमिटेशंस ऑफ एटॉमिक थ्योरी, ठीक है। तुम बोर होने लगे ना तुम लोग, है ना, तो बेटा थोड़ा सा मौज मस्ती कर लो, समझ में आने लगा जरा जरा, है ना, थोड़ा थोड़ा अभी समझेगा बच्चों जरा जरा, चिंता मत करो तुम समझ में आएगा थोड़ा थोड़ा, लाइव समझ में आएगा। अभी जब आपके लिए अब आपको लिमिटेशंस बताए जाएंगे, एक एक पॉइंट को दोबारा समझाया जाएगा फिर से, ठीक है बेटा। अब आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा, देखो जरा। जैसे कि अब हम डालेंगे लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसका मतलब क्या होता है बेटा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, ठीक है, लिख लोगे अपने आप, हाँ हटा लेना अपने आप यार। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की सीमाएं, सीमा पे तुम्हें ध्यान दे लो, ठीक है। तो बेटा देखो पहला पॉइंट डाल्टन जी ने बताया क्या था। डाल्टन ने सबसे पहली बात तो ये कही थी कि जो परमाणु होता है वो अति सूक्ष्म कण होता है ना। पहली बात क्या कही थी, परमाणु अति सूक्ष्म, परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है, कण होता है। यही बात तो डाल्टन भैया ने बताई थी हम लोगों के लिए अभी। परमाणु क्या होता है, अति सूक्ष्म कण होता है। तो क्या इनकी बात सही है? नहीं, ये बात इनकी सही नहीं है, क्योंकि जो परमाणु होते हैं इनसे भी छोटे कण पाए जाते हैं जिनका नाम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इत्यादि होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन वगैरह की ये खोज वगैरह किसने की है, ये जे थॉमसन थे। उन्हें विसर्जन नलिका में गैसों को भरा था और इलेक्ट्रिक करंट फ्लो की थी, तब उन्होंने उप परमाणु की खोज की थी, अर्थात इलेक्ट्रॉन वगैरह की इन्होंने जो है इलेक्ट्रॉन वगैरह की या छोटे कणों की
खोज की थी। ठीक है, तो जे थॉमसन थे, वो आप कैथोड किरणों का एक्सपेरिमेंट आप पढ़ चुके हो। कैथोड किरणों में बेटा क्या हुआ था, कैथोड किरणें निकली थी और बाद परमाणु की खोज हुई थी। फिर स्टोनी नामक साइंटिस्ट ने बाद में बताया था कि इन्हें इलेक्ट्रॉन कहते हैं। खैर वो आज छोड़ो, कल इतनी याद रखो कि परमाणु से भी छोटे कण होते हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा, तो यहां हम लिख सकते हैं जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने बताया कि परमाणु से भी छोटे कण उप परमाणु होते हैं, ठीक है। उप परमाणु का मतलब कौन से हो गए बेटा, छोटे कण, जैसे कि इलेक्ट्रॉन, मतलब बात ये है, जैसे कि आप लिख सकते हो एग्जाम्पल लीजिए, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि, ये उप परमाणु कहलाते हैं। समझ में आई बात, परमाणु से छोटे कहलाते हैं ये। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरी बात उन्होंने क्या बताया, तो पहली बात उनकी फेल हो गई, इसलिए इनका पहला पॉइंट भी फेल रहा। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई थी डाल्टन जी ने, डाल्टन कहता है परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, डाल्टन के अकॉर्डिंग परमाणु अविभाज्य, जिसको विभाजित नहीं किया सकते, अविभाज्य कण होता है। ठीक है, लेकिन बेटा रेडियो एक्टिविटी की खोज की बात, रेडियो एक्टिविटी आप पढ़ेंगे, अगले पढ़ेंगे। ठीक है, अगले चैप्टर में है रेडियो एक्टिविटी के बारे में, क्वेश्चन 9 में भी पढ़ा होगा। रेडियो एक्टिविटी क्या होती है, रेडियो एक्टिविटी क्या होता है बेटा, जब किसी पदार्थ को ऐसे रख देते हैं खुले में तो उससे एनर्जी निकलती रहती है और वो कण जो होता है वो खत्म हो जाता है। कहने का मतलब ये है, उसका नाभिक जो होता है, नाभिक से एनर्जी निकलती रहती है। ठीक है, अर्थात आप ऐसे समझो कि रेडियो एक्टिविटी के बाद ये जो बात कही है परमाणु अविभाज्य होता है, तो वहाँ इन्होंने कहा था परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, गलत लिख दिया है, अविभाज्य गलत लिख गया है बेटा, परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, परमाणु अविभाज्य कण होता है। ठीक है, तो बेटा देखो, जो हेनरी बैकरेल थे, इन्होंने रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी और रेडियो एक्टिविटी की खोज के बाद यह पता लगा कि परमाणु को भी विभाजित किया जा सकता है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि में। ठीक है, तो बेटा देखो बेटा, रेडियो एक्टिविटी, ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी, खाली रेडियो एक्टिविटी छोड़ो, खाली लिखो परमाणु को, ठीक है बेटा, देखो परमाणु को इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आदि में विभाजित किया जा सकता है। ये बात बताई थी हेनरी बैकरेल के। हेनरी बैकरेल ने क्या काम किया था, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी, तब ये बात का ज्ञान हमारे लिए मिला था, ये वाली बात का। ठीक है, तीसरा पॉइंट ये है बेटा कि उन्होंने कहा था परमाणु जो होता है अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब होता है बेटा कभी न नष्ट होने वाला। इन्होंने बात बताई थी परमाणु अविनाशी होता है, अविनाशी, परमाणु अविनाशी होता है। अविनाशी का मतलब कभी ना नष्ट होने वाला, कभी ना नष्ट होने वाला होता है। भाई डाल्टन भाई साहब ने क्या बताया था कि परमाणु जो है वो कभी नष्ट नहीं हो सकता, लेकिन परमाणु को बेटा नष्ट किया जा सकता है विशेष कंडीशन में, क्योंकि हमने एक आइंस्टीन की समीकरण पढ़ी है E = mc²। ठीक है, आइंस्टाइन इक्वेशन, आइंस्टाइन समीकरण से क्या होता है, आइंस्टाइन समीकरण बेटा E = mc²। m क्या है, यहाँ मैटर है, द्रव्य है। ठीक है, द्रव्य का मास है। ठीक है,
तो बेटा द्रव का जो मास है उसको हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखो बेटा यहाँ से m इक्वल टू क्या हो जाएगा, E/c² हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर जो द्रव्यमान है पदार्थ का, जो मैटर जो है, जो पदार्थ है या परमाणु है, उसको हम एनर्जी के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आइंस्टाइन के समीकरण से स्पष्ट है कि परमाणु को एनर्जी के रूप में बदला जा सकता है, एनर्जी के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। पॉइंट क्लियर? देखो बेटा, पहली बात रदरफोर्ड जी ने कही थी, रदरफोर्ड जी नहीं यार, डाल्टन जी ने कही थी परमाणु अति सूक्ष्म कण होता है। तो ये भी बात नहीं फिर रही, क्योंकि परमाणु से भी छोटे कण इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात बताई थी कि परमाणु जो होता है वो अविभाज्य होता है, लेकिन ये गलत बात है कि बेटा जो परमाणु होते हैं उसको भी हम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में तोड़ सकते हैं नाभिकीय अभिक्रियाओं में। ठीक है, एंड नेक्स्ट बात बताई है परमाणु अविनाशी होता है, परमाणु कभी नष्ट नहीं हो सकता। तो यहाँ पे आइंस्टीन की जो समीकरण है E=mc², यहाँ से ये क्लियर होता है कि परमाणु को एनर्जी के रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है, अब इन्होंने एक बात और बताई थी, इन्होंने कहा था कि जो परमाणु होता है वो अगर किसी एक ही तत्व के परमाणु हो तो वो सभी अलग अलग प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं, किसी के भी गुण समान नहीं हो सकते, किसी के भी गुण मिल नहीं सकते हैं। ठीक है बेटा, बताई थी। एक बात तो और ही बताई थी, उन्होंने कहा था जो परमाणु होता है वो संरचना विहीन होता है। ठीक है, इन्होंने एक बात बताई थी बेटा, क्या बताई थी, जो परमाणु होता है, परमाणु संरचना विहीन होता है, बताई थी डाल्टन जी ने। डाल्टन ने कहा था परमाणु जो है संरचना विहीन होता है। लेकिन हमने भैया जो परमाणु है उसका पूरा चैप्टर पढ़ा है, परमाणु की संरचना, एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ा नहीं पढ़ा हम लोगों ने। तो परमाणु की भी एक स्पष्ट क्लियर संरचना होती है। ठीक है, तो परमाणु की निश्चित, प्रत्येक परमाणु की निश्चित संरचना होती है, नहीं होती है, हम लोग पढ़े हैं बेटा, संरचना होती है। ये भी बात निकली, गलत निकली। ठीक है, नेक्स्ट बात उन्होंने कहा था किसी एक ही तत्व के विभिन्न परमाणु सभी गुणधर्मों में अलग अलग होते हैं, लेकिन ये बात भी इनकी गलत है। ठीक है, नेक्स्ट बात उन्होंने क्या बताई थी कि एक ही तत्व के सभी परमाणु गुणों में भिन्नता रखते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, गुणों में भिन्नता रखते हैं। लेकिन ये बात भी इनकी गलत है। कैसे? जब समस्थानिकों की खोज हुई, ठीक है, समस्थानिक तो जानते ही हैं बेटा आप, तो जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, आप पढ़े होंगे कक्षा 9 में पढ़े होंगे, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है बेटा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम या करके हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको 1D2 या करके इसको हम लिख सकते हैं 1T3। ठीक है, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। ठीक है, तो मैं इसके नाम लिख देता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए। तो बेटा इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं बेटा ड्यूटेरियम, और उसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, ट्राइटियम। ठीक है, तो उन्होंने कहा था कि एक ही तत्व के जो भी परमाणु होते हैं वे सभी अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। तो एक तत्व हाइड्रोजन है हमारा, इसके ये 3 समस्थानिक है या 3 परमाणु हैं, 1H1, 1H2, 1H3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। ठीक है, तो देखते हैं कि इनके गुणधर्म अलग अलग होते हैं। तो चलो हम सब लोग देख लेते हैं, सबका परमाणु, सब में प्रोटॉनों की संख्या देख लेते हैं बेटा। तो यहाँ पर अगर हम प्रोटॉनों की संख्या चेक करें तो बेटा प्रोटॉनों की संख्या बराबर होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो प्रोटॉनों की संख्या 1 है, 1 है, 1 है। तो प्रोटॉन सभी में कैसे हैं? प्रोटॉन सभी में 1 1 हैं,
पहले इनकी ये बात तो सही बैठ रही है, ठीक है। उसके बाद बेटा न्यूट्रॉनों की संख्या देखते हैं। तो न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालते हैं? न्यूट्रॉनों की संख्या निकालते हैं बेटा, जो टोटल ये द्रव्यमान होता है, ये द्रव्यमान में से ये घटाते हैं तब न्यूट्रॉन से निकलती है। तो यहाँ पे 1 - 1 = 0 न्यूट्रॉन है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन कितने हैं बेटा? देखो 2 - 1, यहाँ पे 1 न्यूट्रॉन है इसमें, और इसमें न्यूट्रॉन कितने हैं? इसमें 3 - 1 2 न्यूट्रॉन इसके अंदर रहते हैं। तो यहाँ न्यूट्रॉन सभी में अलग अलग है, तो देखो इनके गुण अलग अलग प्रतीत हो रहे हैं। द्रव्यमान देख लो, यहाँ पे जो एटॉमिक मास होता है इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बुक्स में ए से रिप्रेजेंट किया गया है, तो मैं भी आपको ए से ही रिप्रेजेंट करके बता देता हूँ। बेटा देखो इसका मास कितना है, इसका मास यहाँ पे 1 है, इसका मास 2 है, इसका मास 3 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ जो समस्थानिक होता है उसके 3, मतलब ये समस्थानिक है बेटा, ये समस्थानिक एक ही तत्व से मिलकर बने हैं, लेकिन इन सभी के जो गुणधर्म हैं वो देखो अलग अलग हैं, क्योंकि यहाँ देखो न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ न्यूट्रॉन 1 है, यहाँ न्यूट्रॉन 2 है, यहाँ मास 1 है, मास 2 है, मास 3 है, तो मास भी अलग अलग होते हैं। तो इनकी ये बात भी गलत सिद्ध हुई, ठीक है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं समस्थानिक, समस्थानिकों की खोज के बाद, समस्थानिकों की खोज के बाद इनका यह कथन भी गलत सिद्ध हुआ, गलत सिद्ध हुआ। क्यों गलत सिद्ध हुआ? क्योंकि आपको मैंने यहाँ शॉर्टकट में लिख करके बता दिया, चाहे आप पॉइंट्स चाहो तो आप थ्योरी में लिख सकते हो, क्योंकि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं और तीनों एक ही तत्व अर्थात हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, जबकि इनके गुण अलग अलग हैं, द्रव्यमान अलग अलग है, इनमें न्यूट्रॉनों की संख्या भी अलग अलग है। चाहो तो थ्योरी में लिख सकते हो, बट चाहो तो समझने के लिए इतना ही काफ़ी है। समझ में आया? लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा था, लास्ट पॉइंट इन्होंने कहा था कि अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं, इन्होंने कहा था बेटा अगर अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं तो उन सभी के जो गुणधर्म होंगे वो भी अलग अलग होंगे। कहा था नहीं कहा था इन्होंने? ठीक है, तो वो भी देख लो बेटा, लास्ट पॉइंट देख लो। इन्होंने कहा था अलग अलग तत्वों के गुण अलग अलग तत्वों के परमाणु अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं, अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा क्या अलग अलग गुण प्रदर्शित करते हैं वास्तव में। देखो जैसे कि बहुत सारे संभारकों की खोज हुई और संभारकों से यह क्लियर हुआ कि जो अलग अलग तत्व होते हैं उनके जो परमाणु अलग अलग होते हैं वो समान गुण भी प्रदर्शित कर सकते हैं, क्योंकि भारों में संभारक क्या होते हैं, भारों में समान हो। ठीक है, संभारकों की खोज से यह सिद्ध हुआ कि भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के भौतिक गुण समान हो सकते हैं। ठीक है, क्या हम लिख सकते हैं संभारकों की खोज के बाद इनका यह कथन भी गलत सिद्ध हुआ। हम ओवरऑल कह सकते हैं कि इस थ्योरी में बताए गए लगभग सभी पॉइंट असत्य साबित हुए, गलत साबित हुए, लेकिन फिर भी क्योंकि इनकी सबसे पुरानी थ्योरी है, सबसे पहली परिकल्पना है, तो ये देखते हुए इस थ्योरी का ऐतिहासिक बहुत महत्व है, क्योंकि जब इन्होंने ये बताई थी तब इसी को लेकर के सभी साइंटिस्टों ने सर्च किया था कि इनकी थ्योरी सही है या गलत। तो सर्च करते करते काफ़ी चीज़ों की जानकारी हमें मिली। तो कहने का मतलब इनकी ही बदौलत है जो हम केमिस्ट्री के बारे में बहुत कुछ सीख पाए हैं। इसीलिए इनकी इस थ्योरी का ऐतिहासिक बहुत महत्व है और इससे क्वेश्चन भी बनते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि इस थ्योरी में लगभग सभी पॉइंट्स, सभी बिंदु, सभी पॉइंट्स गलत हैं, लेकिन फिर भी
लेकिन फिर भी इस थ्योरी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, इस थ्योरी का ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है कि इस थ्योरी का ऐतिहासिक महत्व होता है, तो जो डाल्टन जी हैं इनकी थ्योरी का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा वो है क्लासिफिकेशन ऑफ द मैटर, द्रव्यों का वर्गीकरण। नेक्स्ट लेक्चर में हम सीखने वाले हैं शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं, शुद्ध क्या होते हैं, तत्व किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, बहुत मिश्रण किसे कहते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, कोलाइड वगैरह, बहुत कुछ सीखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। वीडियो अच्छी कर दीजिए, लाइक शेयर फिर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय बेटा।